अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलेट्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर 8 है, चैप्टर नंबर 2 का 9th केमिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर 2 है, लेक्चर 8 है और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने से पहले कि ये क्या होती है, क्यों होती है, किधर होती है, तो इससे पहले हमें ये समझना होता है कि एटम जो है उसका पहले हम पूरा स्ट्रक्चर तो हम तकरीबन जान चुके हैं, क्योंकि हमने सारे क्या कर लिए, हमने सारी डिस्कवरीज पढ़ ली। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, फिर हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, फिर हमने मॉडल्स पढ़े, हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं। अच्छा, ये शेल्स होते हैं, ये नहीं पता था मैं कि इनको शेल्स कहते हैं पहले। ठीक है, हम इनको बस ऑर्बिट्स कह रहे थे, इनको शेल्स कहते हैं। जो नील बोहर ने जो कहा था ना कि डिस्क्रीट एनर्जी के लेवल्स में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो ये जो डिस्क्रीट या फिक्स एनर्जी वाली जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम कहते हैं शेल्स। ठीक है, शेल्स या ऑर्बिट्स। ठीक है, अब इनके नाम हैं, इनको यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस वाली साइड से हम बाहर की तरफ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे जितने भी शेल्स होंगे। नाम इनके हमने के से रखे, KLMNOP, जो भी हो, आगे आगे शेल्स आते जाएंगे और इस तरह से अल्फाबेट चलते जाएंगे। तो अब ये जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, हमें पता है ये फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये भी पता चल गया कि अंदर से लेके बाहर तक इनको काउंट करना है, और जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो अपनी एनर्जी की वजह से, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द इनमें घूमते हैं, इन ऑर्बिट्स में। अब ये के शेल है, के शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है, एल की के से ज्यादा, एम की एल और के दोनों से ज्यादा। तो यानी कि ये कम एनर्जी, ये उससे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी। तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं ना कि ये के की कम, फिर एल की ज्यादा और एम की सबसे ज्यादा। हमने इस तरह से शो कर दिया। ये जो ये वाला साइन है ये शो कर रहा है कि एम की एनर्जी इनमें से, इन तीनों में से एम की एनर्जी सबसे ज्यादा है। जो न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। किस तरह से? क्योंकि देखो, जो न्यूक्लियस से जितना दूर है उसकी एनर्जी कैसे ज्यादा है कि अगर उसके पास इतनी ताकत है तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, क्योंकि न्यूक्लियस ने जो है वो क्या करना होता है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इस एनर्जी लेवल में घूम रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, उसने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को काबू में रखा हुआ है। कहते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं खींचते, तुम तो खींचते रहो, मेरे पास भी इतनी ताकत है, मैं भी नहीं आऊंगा। तो यानी कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो न्यूक्लियस को उसने जरा होल्ड रखा हुआ है न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रहा है वो। जो न्यूक्लियस के जितना करीब है यानी उसके पास उतनी ताकत कम है। अगर उसके पास ताकत ज्यादा होती तो वो तो यहाँ पे होता ना। तो जितना न्यूक्लियस के करीब है उतनी उसकी ताकत कम है। तो जो करीब वाली शेल्स होते हैं, के शेल जो है उसकी एनर्जी सबसे कम, एल की एनर्जी ज्यादा और एम की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक हो गया जी। अब ये जो शेल्स है ना, ये शेल्स, जैसे आप कहते हैं कि एक बड़ा रोड है, आप लगा लो वो शेल है, ये बड़ा सा रोड है, कह लो इसको ये शेल है। इसके अंदर पता है आपको, इस तरह से उन्होंने पार्टीशन की होती है कभी रोड्स के अंदर, इस तरह दो रास्ते बनाए होते हैं, एक इस तरफ ट्रैफिक जा रही है, एक इस तरफ से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर मजीद रास्ते होते हैं, एक रास्ता दूसरा रास्ता। तो ये शेल्स जो हैं, ये शेल्स मजीद डिवाइड हुए होते हैं सब शेल्स के अंदर। शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। शेल एक बड़ा रास्ता, उसके अंदर छोटे छोटे रास्ते। यहाँ आप कह लो कि शेल एक बड़ा रूम है, उसके अंदर छोटे छोटे रूम है, तो वो होते हैं सब शेल्स। ठीक हो गया जी। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, यानी वो भी एनर्जी लेवल्स हैं, वो भी एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी भी एनर्जी ऐसी है कि अंदर वालों की कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। ठीक है, अब के शेल जो है, के शेल के पास सिर्फ एक सब शेल है, एस सब शेल, कि ये कैपिटल लेटर से, शेल्स को कैपिटल लेटर से शो करना है और सब शेल्स को स्मॉल लेटर से। एल के अंदर एस शेल भी है, एस सब शेल भी है और पी सब शेल भी है। एम के अंदर
एस सब शेल भी है, पी सब शेल भी है और डी सब शेल भी है, 3 सब शेल हैं, ठीक है। थर्ड वाले शेल में 3 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, यानी कि के शेल के अंदर जो है सिर्फ एक ही रूम है, एल शेल के अंदर 2 रूम है और एम शेल के अंदर 3 रूम है। तो देखो एक घर जो है जिसके अंदर 1 रूम है उसके अंदर लोग भी थोड़े आते हैं, जिसके अंदर ज्यादा रूम है उसके अंदर ज्यादा लोग आएंगे, जिसके अंदर 3 रूम है, 2 से भी ज्यादा 3 रूम है तो उसके अंदर उससे भी ज्यादा लोग आएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो एनर्जी लेवल भी जो है इसका सबसे कम होता है। सबसे गरीब बंदा जो है ना वो रह रहा है 1 कमरे के घर में, उससे अमीर जो है वो 2 कमरे के घर में रह रहा है और उससे ज्यादा जो अमीर है वो 3 कमरों के घर में रह रहा है। तो एनर्जी लेवल भी जो है वो इस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमें चलते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब हमें शेल्स का भी पता चल गया, सब शेल्स का भी पता चल गया। अब हम एनर्जी चलते हैं उसकी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा चलो मैं लिखती हूँ डेफिनेशन इसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग to their energies in shells and subshells of different energy levels is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना शेल्स में और सब शेल्स में उनके एनर्जी के मुताबिक, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कि आया ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये भी पता है कि ये छोटा घर है, ये बड़ा घर है और ये एम सबसे बड़ा घर है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कम आएंगे कि शेल के अंदर टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल जो है उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और जो एम शेल है उसमें आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और जो एन शेल है जिसमें एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल होते हैं उसमें आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो 8 18 32, ठीक है। इस तरह से इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब शेल्स में तो हमें पता है एक पूरे घर में, जैसे के पूरा घर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक ही कमरा है तो यानी उसी कमरे में होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एल शेल, एल के अंदर कितने कमरे हैं, एल के अंदर 2 कमरे हैं, एक कमरा एस है, एक कमरा पी है, सब शेल्स है ना, इनको मैं कमरे कह रही हूँ, ठीक है, सब शेल्स है। एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में होंगे, 8 है। तो फिर क्या होता है, ये छोटा कमरा होता है, ये बड़ा कमरा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एस में और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी में और टोटल एल में कितने होते हैं 8, तो 6 2 8, सही है। तो एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एम, एम के अंदर क्या होता है, एम के अंदर 3 सब शेल हैं, एस पी और डी। अब इधर भी ऐसे ही है कि ये सबसे छोटा कमरा, ये उससे बड़ा कमरा, ये उससे बड़ा कमरा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी थोड़े रह सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक हो गया। और टोटल कितने हो गए 10 6 16 और 2 18। के एल एम, आगे आता है एन, एन में कितने रूम्स हैं, एन में कितने सब शेल्स हैं 4, 1 2 3 और 4, एस पी डी और एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वही छोटा कमरा, बड़ा कमरा, उससे बड़ा कमरा, सबसे बड़ा कमरा, ठीक है। एस में कितने आते हैं, यहाँ पे देखें 2 आ रहे थे, इधर भी 2 ही आएंगे, पी में 6 आ रहे थे, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स पी में आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 6 10 और 14। सबसे बड़ा कमरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे अब आपको मैं एक देती हूँ, एक एटम देती हूँ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 11, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे।
अब देखिए पहला है के में बस 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो के में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगला शेल एल, मैं किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रही हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। के में 2, एल में कितने हैं, एल में है 8। आगे अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, आगे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, के भी नहीं उसको रख रहा, एल भी नहीं उसको रख रहा, क्योंकि वो कह रहा है भाई वैकेंसी पूरी है, इधर कुछ नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, इधर नहीं तुम आ सकते। आगे फिर वो एम के पास चला जाएगा। तो इस तरह से 2 और 8 और 1, इस तरह से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब देखें के एल और एम में रख लिए। अब ये भी तो देखो ना कि रूम्स भी तो है ना, कौन कौन से रूम में जाएंगे, घर में तो सारे घुस गए, के में घुस गए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन घुस गए। अब देखो अंदर रूम्स भी तो है ना, कौन कौन से रूम्स में जाएंगे, जरा डिटेल में हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, डिटेल में हम उनका देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसके लिए फिर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरीके से लिखते हैं। पहला शेल, पहले शेल में कौन सा सब शेल, एस सब शेल। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए के। उसके बाद दूसरा शेल, दूसरे शेल का पहला सब शेल, फिर दूसरे शेल का दूसरा सब शेल। दूसरा शेल पूरा हो गया ना, दूसरे शेल में सिर्फ 2 ही सब शेल होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एस के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 पी में आ गए। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखेंगे, तीसरे शेल में चला जाएगा। तीसरे शेल के पहले सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरह। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, किसी भी एटम की, अगर सिर्फ आपको 3 चीजें पता हों। पहली चीज क्या, कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। जब आपको ये पता है ना, मैं यहाँ पे लिस्ट बना देती हूँ कौन सी 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं हम, जी से। एटॉमिक नंबर पता हो तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। जब ये हमें अरेंजमेंट पता है, पहली चीज हमें इलेक्ट्रॉनिक पहले एटॉमिक नंबर पता है, दूसरा हमें अरेंजमेंट पता है कि पहले के आना है, पहले एल आना है, पहले एम आना है। ये ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि पहले कौन सा घर आना है, कौन सा घर छोटा कौन सा घर बड़ा है, इतना तो पता होना चाहिए ना। तो जब ये पता हो जाएगा ना कि के है पहले, फिर एल है, फिर एम है, तो फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर लिख सकेंगे। तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि उनके अंदर ताकत कितनी 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 गुंजाइश है, कितने कौन से घर के अंदर कितनी गुंजाइश है, कैपेसिटी कितनी है। ऐसा ना हो कि आप के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, एल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, एम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो ऐसे तो काम खराब हो जाएगा ना। आपको पता ही नहीं कौन सा घर में कितनी जगह है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने घर हैं, उस घर के अंदर कितने रूम्स हैं, तो आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो इस वजह से ये 3 चीजें होना लाजमी है, एटॉमिक नंबर, अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, और तीसरी चीज कैपेसिटी, कि शेल में कितनी कैपेसिटी है और सब शेल में कितनी कैपेसिटी है। तो इस तरह से आपको जो सा भी दे दिया जाए एटॉमिक नंबर, जो सा भी एटम दे दिया जाए, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक था हमारा। करना क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर घुसाना था कि कहाँ कहाँ जाएंगे, बस सही जगह पे रखना था उनको। और यहाँ पे हमने रख दिया, देखिए हमने 11 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर दिया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, जिसमें ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है कि ये है शेल नंबर, ये कोफिशिएंट है। ये कहता है कि भाई ये जो है ये शेल नंबर है, ठीक है, कोफिशिएंट शेल नंबर है। अगर आपको ये दे दिया जाए, बताएं कि भाई इसमें शेल नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, फलां बताएं, तो फिर आप बता सकते हैं ना कि 2 कोफिशिएंट है अगर, तो फिर इसका शेल नंबर 2 है। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये क्या बताती है, जो पावर होती है 2 है 6 है 1 है, ये सुपरस्क्रिप्ट क्या बताती है, ये सुपरस्क्रिप्ट बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आपको ऐसे ही पूछते हैं कि बताओ एल के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या कोई भी शेल दे दिया आपको, आगे कहीं बड़ा सा शेल दे दिया आपको, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आसान सा तरीका है, आपको ये नहीं याद रह रही कोई मसला नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख लो 2n²। जब आपको ये फॉर्मूला आएगा ना और आपको बता दिया कि पहले शेल में बताओ क्या है, दूसरे शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n जो है शेल नंबर है, शेल नंबर है। तो आपको n का पता है तो आप बता सकते हैं। जैसे मेरे से पूछ लिया भाई चौथे शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे बताऊंगी, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करूंगी, 2, n की वैल्यू 4, शेल नंबर है ना, और स्क्वायर 2 × 16, 16 2 जार 32। कितनी आसानी से मुझे पता चल गया कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, जब भी आपको पूछा जाए कि इस फलाने शेल में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप फटाफट से इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें और बता दें कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है जी। अब अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दी, सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया, आपको कहा है कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्या करोगे, तो आपने ऐसा करना है कि सारे सुपरस्क्रिप्ट्स को प्लस करना है और बता देना ये लो ये है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि ये जो सुपरस्क्रिप्ट्स हैं ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो टोटल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे कमरों में जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालो, जमा करो, आपको पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा आज के लेक्चर का दी एंड हो गया। हमारे अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को रिवाइज करेगा। मैं आपको हर लेक्चर में कहते हैं रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, रिवाइज के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट ले लिए कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहेंगे। ठीक है हो गया, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जहन में बिठाना है, दिमाग में बिठाना है, तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है। तो हमारे अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।